हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज के क्लास में हम इकोनॉमिक्स के मॉक टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 10 MCQs। स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे और बिल्कुल थ्योरी बेस्ड रहेंगे, ठीक है। सो एट द एंड डू लेट मी नो हाउ मच मार्क्स यू स्कोर्ड। ऑलराइट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट्स हमें दी हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, factor income received from abroad is included in the gross domestic product. सी, सबसे पहले आप जीडीपी और जीएनपी एनएनपी इनके बेसिक डिफरेंस को समझो। जीडीपी आपके पास क्या होता है, देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होने वाले प्रोडक्शन को मेजर करता है। जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सो जीडीपी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकम किस देश के रेजिडेंट को मिली है, ठीक है। अब ये जो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जिसे हम कहते हैं, ये क्या है। देखो, सपोज़ एक इंडियन इंजीनियर है जो दुबई में काम कर रहा है, उसकी सैलरी जो है इंडिया के रेजिडेंट्स को मिल रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो है इंडिया के बाहर हुआ है, इसलिए ये जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ये नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में NFIA के थ्रू जो है वो जोड़ी जाती है, क्योंकि जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ जीडीपी प्लस NFIA, राइट। इसलिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड जीडीपी में नहीं बल्कि जीएनपी या एनएनपी की कैलकुलेशन में इंक्लूड होती है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, net domestic product at factor cost can be obtained by subtracting depreciation from gross domestic product at factor cost. See, ग्रॉस का मतलब होता है डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड और नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड। और एनडीपीएफसी का अगर हमने फॉर्मूला निकालना है, एनडीपीएफसी, ये कैसे आएगा, आप जीडीपीएफसी में से क्या माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, राइट। सो हमारे पास ये एनडीपीएफसी आ जाएगा। सो सेकंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही बोल रही है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्रीजेस पर्सनल इनकम बट डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। देखो, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, ऐसी पेमेंट जिनके बदले कोई करंट प्रोडक्टिव सर्विस जो है वो नहीं दी जाती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस हो गया। इनके बदले आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ये बस आपको ऐसे ही मिल रही हैं। सो मान लो गवर्नमेंट ने किसी बंदे को 10,000 पेंशन दे रही है, तो क्या वो बंदा, उसने कोई प्रेजेंट में कोई प्रोडक्शन किया, नहीं किया, क्या कोई गुड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, नहीं, इसलिए नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं होती हैं। लेकिन उस बंदे के हाथ में इनकम आ गई, इसलिए पर्सनल इनकम बढ़ जाएगी पर नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। यही वजह है कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं वो हमारी पर्सनल इनकम तो बढ़ाती हैं पर हमारी नेशनल इनकम को नहीं बढ़ाती हैं, ठीक है। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी जो है हमारी करेक्ट मानी जाएगी। सो हमारी सिर्फ पहली वाली स्टेटमेंट गलत थी, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ेंगे। पहली में बोल रहे हैं हमें, द लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम्स दैट कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन्स कांस्टेंट। देखो लॉ ऑफ डिमांड कहता है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, सेटिरस पेरिबस, प्राइस डिक्रीजेस तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। लेकिन हर बार जो डिस्कस होता है वो है अदर इनकम, अदर थिंग्स। सो वो क्या है, इनमें शामिल होते हैं कंज्यूमर इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सो लॉ ऑफ डिमांड तभी लागू होगा जब ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। फिर बोल रहे हैं, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड ऑलवेज इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांडेड सोली ड्यू टू द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। देखो, ऑलवेज जैसे शब्द, नेवर जैसे शब्द, ये जो कुछ शब्द है ना, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट में थोड़ा चौकन्ना हो जाना पड़ेगा। यहाँ पर इन लोगों ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया है, सोली, मतलब केवल, यानी कि जब किसी नॉर्मल गुड की प्राइस गिरती है तब डिमांड दो इफेक्ट की वजह से बढ़ती है। देखो, एक होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और एक होता है इनकम इफेक्ट। जब कोई गुड रिलेटिवली चीपर हो जाता है तो कंज्यूमर दूसरा गुड छोड़कर इसे ज़्यादा खरीदता है, ये होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट होता है कि प्राइस गिरने से कंज्यूमर की रियल परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी इनकम बढ़ गई हो, इससे भी उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बट टोटल प्राइस इफेक्ट क्या होता है, जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो रहता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट,
ठीक है। सो नॉर्मल गुड में दोनों इफेक्ट्स जनरली पॉजिटिव होते हैं, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट से नहीं बढ़ती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं द डिमांड कर्व ऑफ गिवन गुड स्लोप्स अपवर्ड ओवर द रेलिवेंट प्राइस रेंज। सो दिस इज़ ट्रू। नॉर्मली गुड्स में क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है, वी नो डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लेकिन गिवन गुड एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फीरियर गुड्स होते हैं, इसमें प्राइस के बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना पावरफुल होता है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को भी ओवर पावर कर देता है। जैसे मान लो कोई पुअर फैमिली है, तो राइस जो है वो स्टेपल फूड होता है उनका, मीट जो है वो उनके लिए एक्सपेंसिव फूड माना जाएगा। लेकिन अगर राइस की प्राइस बढ़ जाए तो मीट खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। सो परिवार जो है वो मीट कम कर देगा और राइस को और ज़्यादा खरीदेगा। एज अ रिजल्ट प्राइस बढ़ गई, डिमांड भी बढ़ गई। इसलिए गिवन गुड की डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग रहती है, राइट। सो वी हैव ओनली स्टेटमेंट 2 एज इनकरेक्ट, 1 and 3 आर करेक्ट। So option A will be the right answer. Okay. Now question number 3, स्टेटमेंट्स हमें दी हुई है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली स्टेटमेंट हमें बोल रहे हैं यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कंटिन्यूसली डिक्लाइंस एज आउटपुट इंक्रीजेस। सी दिस इज़ ट्रू। सबसे पहले तो आप AFC का फॉर्मूला बताओ। AFC का फॉर्मूला क्या होता है? TFC डिवाइडेड बाय Q। TFC क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट बढ़ने पर भी नहीं बदलती, जैसे फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस वगैरह। मान लो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 100 है, ठीक है, तो आपका आउटपुट बढ़े या कम होए, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट जो है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। बट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो लगातार घटती रहती है, इसीलिए AFC कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। AFC कभी ज़ीरो नहीं होती, लेकिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन करती रहती है, ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट इट्स मिनिमम पॉइंट। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ये कॉस्ट थ्योरी का गोल्डन रूल है। MC और AVC के बीच का रिलेशन क्या है? देखो, जब हमारा MC इज़ लेस देन AVC होता है तब हमारी AVC डिक्लाइन करती है, और जब हमारा MC मोर देन AVC होता है तब हमारी AVC जो है वो बढ़ती है। इसलिए AVC का टर्निंग पॉइंट वहाँ होगा जहाँ पर MC और AVC हमारे बराबर होंगे, यानी MC AVC को उसके मिनिमम पॉइंट पर काटती है। ठीक है, समझ में आ गया? सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। फिर थर्ड स्टेटमेंट में हमें बोल रहे हैं व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज़ बिलो एवरेज कॉस्ट टेंड्स टू फॉल। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ये भी कॉस्ट थ्योरी का ही रूल है, फंडामेंटल रूल है। देखो, MC और AC के बीच का रिलेशन क्या होता है? सबसे पहला केस हमारे पास होता है जब MC इज़ लेस देन AC, यहाँ पर हमारी एवरेज कॉस्ट गिरती है। फिर हमारे पास दूसरा केस आता है MC मोर देन AC, यहाँ पर हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती है। फिर तीसरा केस हमारा होता है MC इक्वल्स AC, तो AC जो है वो मिनिमम पॉइंट पर होती है यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही बोल रही है। सो हमारी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सो ऑप्शन D विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है? अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। एब्सोल्युटली ट्रू। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? बायर सेलर ज़्यादा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फ्री एंट्री एग्जिट है। शॉर्ट रन में जो फर्म होती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है और लॉस भी उठा सकती है। बट लॉन्ग रन में अगर फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं तो नई फर्म्स मार्केट में एंटर कर जाएंगी, सप्लाई बढ़ जाएगा, फिर प्राइस गिर जाएगी, फिर प्रॉफिट कम होगा, और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक आपका एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर ना हो जाए, और यू आर लेफ्ट विद नॉर्मल प्रॉफिट ओनली, ठीक है। सो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है? प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू, इट इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, इट इज़ इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, इट इज़ इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। सो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो होता है, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो प्रेजेंट रहता है। फिर अ मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस टू डिफरेंट कंज्यूमर्स ओनली व्हेन रीसेल ऑफ द प्रोडक्ट इज़ इम्पॉसिबल। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? मोनोपोलिस्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट्स से डिफरेंट कंज्यूमर्स होते हैं और डिफरेंट प्राइजेस होते हैं, ये ऐसे वो चार्ज करते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? कि मार्केट सेगमेंटेशन पॉसिबल हो, दूसरी कंडीशन कि डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ ऑफ डिमांड हो, और तीसरी क्या है? रीसेल जो है वो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की टिकट 100 रुपये की है, एडल्ट की टिकट 300 रुपये की है। अगर स्टूडेंट टिकट खरीद कर एडल्ट को बेच सके तो डिस्क्रिमिनेशन फेल हो जाएगी। इसीलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तभी पॉसिबल हो पाती है जब रीसेल जो है वो इम्पॉसिबल हो, राइट।
नाउ थर्ड स्टेटमेंट, ये हमें बोल रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कंबाइंस प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विद बैरियर्स टू एंट्री। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली को मिक्स कर दिया इन लोगों ने। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, फर्म्स बहुत सारी होती हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, एडवर्टीजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट होती है। बट मोनोपोली में स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं एंट्री के लिए, जैसे पेटेंट करवा के रखेंगे, लीगल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, ठीक है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन बैरियर्स टू एंट्री नहीं होता है। लॉन्ग रन में फर्म्स इजीली मार्केट में एंटर कर लेती हैं या एग्जिट कर सकती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई, ठीक है। सो 1 and 2 इज़ करेक्ट है, बस ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स थ्रू द इंटरैक्शन ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। सो दिस इज़ ट्रू। देखो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, कीन्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। सो मनी डिमांड क्या है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जिसे हम कहते हैं, लोग मनी को होल्ड करते हैं। मकसद क्या होता है, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, या प्रिकॉशनरी मोटिव होता है उनका, या कोई स्पेकुलेटिव करना होता है उन लोगों ने, ये मकसद होता है। मनी सप्लाई क्या है कि मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई जो है ये कंट्रोल करती है। अब इंटरेस्ट रेट कैसे डिटर्मिन होता है, जब आपकी मनी की डिमांड बढ़ जाती है और मनी की सप्लाई कांस्टेंट रहती है, ऐसी सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। फिर जब हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है और मनी की डिमांड कांस्टेंट रहती है, ऐसी सिचुएशन में हमारा इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट मनी डिमांड और मनी सप्लाई इन दोनों की इंटरैक्शन से ही डिसाइड होती है, ओके। फिर एन इंक्रीज इन द रेपो रेट जनरली रेजेस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक। दिस इज ऑल्सो ट्रू। रेपो रेट क्या होता है, ये वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म फंड जो है वो बोरो करते हैं। इफ़ रेपो रेट इंक्रीजेस, मान लो आपका रेपो रेट जो है 5% से बढ़ के 6% हो गया, अब बैंक्स को आरबीआई से लोन लेना महंगा पड़ेगा। एज अ रिजल्ट बैंक बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, लोन के रेट बढ़ जाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगा। और यही कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, ये मॉनेटरी पॉलिसी का यही ऑब्जेक्टिव होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। फिर है ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट बाय फिक्सिंग लेंडिंग टारगेट्स फॉर बैंक। दिस इज़ नॉट ट्रू। सी, यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशन और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन दोनों को मिक्स कर दिया इन्होंने। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की परचेज एंड सेल करती हैं। सो व्हेन आरबीआई बाइज द सिक्योरिटी, तो बैंक को पैसा मिलता है, इससे क्या है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और क्रेडिट जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। बट व्हेन आरबीआई सेल्स द सिक्योरिटी, ऐसी सिचुएशन में बैंक का पैसा आरबीआई के पास चला जाता है और लिक्विडिटी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट क्रेडिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन एक क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। सो ये लेंडिंग टारगेट्स को फिक्स नहीं करता। लेंडिंग टारगेट फिक्स करने के लिए क्या है, देखो ये डायरेक्ट क्रेडिट कंट्रोल या फिर जिसे हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं उसकी कैटेगरी में डाला जाता है, जैसे क्रेडिट सीलिंग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट या सेक्टर स्पेसिफिक लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। सो इसलिए ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ओपन मार्केट ऑपरेशन को गलत तरीके से डिफाइन कर रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई हमारे, ठीक है। तो सिर्फ हमारी 1 2 ही सही है, ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर रहेगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोल रहे हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में अक्कर ड्यू टू राइजिंग इनपुट प्राइजेज इवन व्हेन एग्रीगेट डिमांड रिमेन अनचेंज्ड। दिस इज़ ट्रू। सबसे पहले इन्फ्लेशन के 2 मेन रीज़न समझो, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, सो ये एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से होती है। और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, यहाँ ये जो है प्रोडक्शन कॉस्ट के बढ़ने से होती है, जैसे वेजेस बढ़ गए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए। फॉर एग्जांपल मान लो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, मान क्या लो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ ही गए हैं, अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, फर्म्स जो है वो हायर कॉस्ट कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र कर देगी। एज अ रिजल्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सो भले ही एग्रीगेट डिमांड में कोई चेंज ना हो, इसीलिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सप्लाई साइड का फिनोमिना है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फिर डिफ्लेशन रेफर्स टू कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द जर्नल प्राइस लेवल। दिस इज ऑल्सो ट्रू। देखो डिफ्लेशन क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, डिफ्लेशन वाली सिचुएशन
डिफ्लेशन क्या है? जब इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल लगातार गिरता है तो इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं। मान लो अगर आपका CPI 100 है, फिर 98 हो गया, फिर 95, 92 लगातार घट रहा है तो इकोनॉमी जो है उसे डिफ्लेशन का सामना करना पड़ता है। अब एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एक होता है डिसइन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन पॉजिटिव रहती है लेकिन कम हो जाती है, जैसे 10%, 7%, 4%, प्राइसेस अभी भी बढ़ रही हैं, ठीक है। बट डिफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन नेगेटिव हो जाती है और प्राइसेस जो हैं वो एक्चुअल में गिरने लगते हैं, जैसे कि 2%, -1%, -3%, ठीक है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट हमें बोल रही है स्टैगफ्लेशन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई इन्फ्लेशन अकम्पेड बाय हाई अनएम्प्लॉयमेंट। देखो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये कंसेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन का कॉम्बिनेशन। मतलब इकोनॉमी में एक साथ इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है। अब ये अनयूजुअल क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, फिलिप्स कर्व कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन के ज़्यादा होते ही अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाती है, दोनों साथ साथ होते हैं, ठीक है। इसका एक फेमस एग्जांपल है 1970 का ऑयल क्राइसिस। जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे तब क्या हुआ था, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गया था, आउटपुट कम हो गया था और बेरोज़गारी भी बढ़ गई थी। यही स्टैगफ्लेशन थी, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है। सो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इसमें हमें बोल रहे हैं फिजिकल डेफिसिट मेजर्स द एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सी, फिजिकल डेफिसिट का अर्थ है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर और उसकी टोटल रिसिप्ट्स, वो कितना ज़्यादा है उनसे, ठीक है। जब बोरोइंग्स को रिसिप्ट्स में शामिल ना किया जाए तब फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स का सम्मेशन, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है। ये है, सो स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही बोल रही है। फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स डिस सेविंग बाय द गवर्नमेंट सेक्टर। सी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब जब गवर्नमेंट की करंट इनकम जैसे टैक्सेस, फीस वगैरह उसकी करंट एक्सपेंडिचर को पूरा नहीं कर पाती तब रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। अब यहाँ पे शब्द यूज़ किया है डिस सेविंग। डिस सेविंग क्यों, सेविंग क्या होती है, सेविंग होती है इनकम में से कंजम्पशन को हम माइनस कर देते हैं। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाए तो सेविंग क्या होती है हमारी, लेस देन ज़ीरो, यानी सेविंग जो है नेगेटिव में चली जाती है, जो कहलाई जाती है डिस सेविंग। अब गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो गवर्नमेंट इज़ डिस सेविंग, इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट को गवर्नमेंट डिस सेविंग का इंडिकेटर माना जाता है। इसी वजह से ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं अ बैलेंस्ड बजट नेसेसरली इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ पब्लिक डेट। सी, यहाँ पर शब्द क्या यूज़ किया है, ट्रैप नेसेसरली, ठीक है। बैलेंस बजट का मतलब होता है आपके टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट्स बराबर है, करेंट ईयर में डेफिसिट नहीं है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पब्लिक डेट इक्वल टू ज़ीरो है। मान लो गवर्नमेंट ने पिछले सालों में 10 लाख करोड़ का डेट लिया हुआ था, सो इस साल एक्सपेंडिचर जो है मान लो 1000 करोड़ हो गया, रिसिप्ट्स 1000 करोड़ है, दिखने में तो बजट बैलेंस है, लेकिन पुराने डेट तो अभी भी पड़े हैं ना, वो तो भी पेमेंट नहीं हुई है उनकी। सो आपने याद रखना है बैलेंस बजट मतलब करंट ईयर में डेफिसिट नहीं है, बट एग्जिस्टिंग पब्लिक डेट जो है वो आपके ख़त्म नहीं हुए हैं, इसलिए बैलेंस बजट पब्लिक डेट की एब्सेंस को इम्प्लाई नहीं करता है। सो बैलेंस, ये बजट बैलेंस हो सकता है और पब्लिक डेट फिर भी प्रेजेंट हो सकती है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो हमारा गलत हो गया, ठीक है। सिर्फ पहले दो ही स्टेटमेंट सही हैं हमारे, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज 2 countries कैन गेन फ्रॉम द ट्रेड इवन इफ 1 country इज़ मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। सी,
दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। देखो, ये कंसेप्ट हमें दिया था डेविड रिकार्डो ने। उन्होंने बोला था कि ट्रेड का आधार एब्सोल्यूट एफिशिएंसी से नहीं बल्कि रिलेटिव एफिशिएंसी से होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से। ठीक है, मान लो हमारे पास दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। ठीक है, अब ये कंट्रीज़ जो हैं दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। एक प्रोड्यूस कर रही है वीट और एक क्लोथ। ए कंट्री जो है 100 वीट प्रोड्यूस कर रही है, 80 इसके क्लोथ्स। बी के जो हैं ये 50 इसके रखते हैं, क्लोथ का रखते हैं 20। अब ज़रा इस डाटा के हिसाब से देखो, अब कंट्री ए जो है दोनों गुड्स में ज़्यादा एफिशिएंट है बी के कंपैरिजन में, फिर भी क्या ट्रेड पॉसिबल है? यस, क्योंकि कंपैरेटिव कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। एक देश को उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए जिसमें उसका कंपैरेटिव एडवांटेज हो, और दूसरी कंट्री उस प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन करे, तो दोनों ट्रेड करके गेन जो है वो पा सकते हैं। ठीक है, सो आपने याद रखना है कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी का सबसे फेमस कंक्लूजन क्या है कि इवन इफ वन कंट्री इज़ एब्सोल्युटली सुपीरियर इन प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स, both countries can still gain from the trade, right? Now second statement, a depreciation of domestic currency tends to make imports more expensive. This is also true. देखो, मान लो पहले $1 जो है वो था हमारा 80 रुपये का। ठीक है, अब वही जो है वो हो गया है 90 रुपये का, मतलब इंडियन रुपी जो है डेप्रिशिएट हो गई। अब $1 ख़रीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, तो इम्पैक्ट इसका इंपोर्ट्स पे क्या होगा? मान लो इंपोर्ट का प्राइस जो है वो $100 था, तो पहले आपको 8,000 दे रहे थे, अब कितने देने पड़ेंगे? 9,000 देने पड़ेंगे। एज अ रिज़ल्ट इंपोर्ट जो है महंगे हो गए, इंपोर्ट की डिमांड कम हो जाएगी और एक्सपोर्ट जो है वो कम्पिटिटिव हो जाएंगे। इसलिए स्टेटमेंट सही बोल रही है। अब तीसरी स्टेटमेंट देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स ओनली विजिबल ट्रेड ट्रांजैक्शन। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट इनका हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को इंक्लूड करता है, यानी सिर्फ विजिबल ट्रेड। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये एक बड़ा कंसेप्ट है, इसमें करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सब इंक्लूड होता है इसमें। इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ विजिबल ट्रेड नहीं बल्कि विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांजैक्शन, इन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। 1 और 2 ही सिर्फ सही है हमारी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोल रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनकॉर्पोरेट्स इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस इज़ ट्रू। देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को थोड़ा इलैबोरेट किया गया था। इसमें क्या होता है, सिर्फ इनकम नहीं देखी जाती बल्कि मानव कल्याण के 3 मेन कंसेप्ट्स को देखा जाता है। कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, उससे डिसाइड होती है। एजुकेशन में क्या है? इट इज़ द मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब आपने याद कैसे रखना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम तीनों का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है ये। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 बोल रही है इकोनॉमिक ग्रोथ कैन अकर विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ट्रू। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट का बेसिक डिफरेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज़ इन रियल GDP या इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम। ये एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट का मतलब होता है इनकम में ग्रोथ होना, बेटर एजुकेशन होना, बेटर हेल्थ होना, पॉवर्टी का रिडक्शन होना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना। सो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मान लो किसी देश का GDP 8% बढ़ गया, लेकिन गरीबी भी वैसी है, बेरोज़गारी भी वैसी है, शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार है नहीं, तो ग्रोथ तो हुई पर डेवलपमेंट नहीं हुई। इसलिए ग्रोथ बिना डेवलपमेंट के संभव है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं पर कैपिटा इनकम इज़ कंप्लीट मेजर ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ नॉट ट्रू। देखो, पर कैपिटा इनकम एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है लेकिन कंप्लीट मेजर नहीं है, क्योंकि मान लो 2 देशों की पर कैपिटा इनकम एक जैसी है, लेकिन एक कंट्री जो है उधर एजुकेशन भी बेटर है, हेल्थ केयर भी बेटर है, पॉवर्टी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है, और दूसरी कंट्री में सब उल्टा है। तो क्या दोनों सेम रूप से डेवलप्ड होंगे? एब्सोल्युटली नॉट।
सो पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशंस ये है कि ये हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताती, पॉवर्टी, लिटरेसी, हेल्थ का स्टेटस क्या है इसके बारे में नहीं बताती, जेंडर इक्वालिटी के बारे में कुछ नहीं बताती। और इसी लिमिटेशन के कारण जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसे लाया गया था। इसलिए पर कैपिटा इनकम वेलफेयर का पार्शियल इंडिकेटर है, कंप्लीट मेजर नहीं माना जाता है इसको, ठीक है। सो सिर्फ पहली 2 ही स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें पूछ रहे हैं द केन्जियन थ्योरी आर्ग्यूज दैट एग्रीगेट डिमांड डिटर्मिन्स द लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन। सी दिस इज ट्रू। देखो केन्जियन व्यू के अकॉर्डिंग क्या है, शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट का जो बेस है एग्रीगेट डिमांड डिसाइड करता है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, जिसे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी हम कहते हैं, ठीक है। सो केन्जियन ने क्या कहा था कि अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो फर्म्स जो है कम प्रोडक्शन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट घटेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इसलिए शॉर्ट रन में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट मेनली एडी पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर सेकंड बोल रहा है सेज लॉ से स्टेट्स दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। देखो सेज लॉ क्या है, ये सिद्धांत जो था इसका मेन आइडिया क्या था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं तो उसी प्रोसेस में इतनी इनकम डेवलप हो जाती है, जनरेट हो जाती है कि वो प्रोडक्ट्स हम खरीद सकते हैं, ठीक है। सो इसका क्लासिकल कंक्लूजन क्या था कि जर्नल ओवर प्रोडक्शन संभव नहीं है, इकोनॉमी ऑटोमेटिकली फुली एम्प्लॉयमेंट की ओर जाती है और डिमांड डेफिशिएंसी नहीं होती, ठीक है। सो ये क्लासिकल स्कूल के ऊपर बेस था बेसिकली। फिर थर्ड स्टेटमेंट हमें बोल रही है अकॉर्डिंग टू केन्स अनएम्प्लॉयमेंट कैन परसिस्ट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेक्सिबल वेज एंड प्राइसेस। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। यही केन्स और क्लासिकल स्कूल का सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्लासिकल व्यू में क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो तो वेजेस भी गिरेंगी, लेबर डिमांड बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी। बट केन्जियन व्यू क्या है, उन्होंने इस विचार को अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा था कि भले ही वेजेस और प्राइस फ्लेक्सिबल हो फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बनी रह सकती है, क्योंकि समस्या जो है वो लेबर मार्केट में नहीं बल्कि एग्रीगेट डिमांड की डेफिशिएंसी में है। देखो अगर लोग खर्चा कम कर दें तो डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और ये कंडीशन जो है वेजेस कट से ज़रूरी नहीं है कि सुधरें। इसलिए इकोनॉमी जो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में फंस सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स जो है हमारी सही हैं। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। डू लेट मी नो हाउ मच यू गेन आउट ऑफ 10। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।